नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 8 अगस्त 2020। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में 10 करंट अफेयर्स दिए गए हैं और उसके साथ साथ कई सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और आप इसे बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, हमारा चैनल है ऑनलाइन स्टडी। अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस के लेखक कौन है। पहले हम जानते हैं रॉ क्या है। आप जानते हैं रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी और किस लेखक ने एक बुक लिखी है, रॉ पर आधारित बुक है जिसमें इतिहास लिखा गया है, कई सारे जितने सारे ऑपरेशंस किए गए हैं खुफिया विभाग के जरिए, उन्हें क्या क्या परेशानी आती है, इन सबको जो है किताब में लिखा गया है। और इसके राइटर कौन है? यतीश यादव, सचिन देव, शैलेश मान, अमिताभ गोस्वामी। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं सतीश यादव। ठीक है, जांच पड़ताल पत्रकार एवं लेखक हैं सतीश यादव ने रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक लिखी है। सॉरी, सतीश नहीं है, ये यतीश है। इस पुस्तक में उन्होंने जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के वीरतापूर्ण कार्य और उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया है। यह पुस्तक जासूसों के मिशन जानकारी, उनके मिशन में आने वाली बाधाओं और उनके जीवन पर आधारित है। रॉ की स्थापना 1968 में रामेश्वर नाथ कायो के द्वारा की गई थी। तो इस पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ कवर्ट ऑपरेशंस के लेखक कौन है? यतीश यादव। आइए और खुफिया एजेंसियों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। यूके की जो खुफिया एजेंसी है, यूनाइटेड किंगडम की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है सिस, सेक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। कुछ लोग इसे MI6 भी कहते हैं। MI6 असल में इसका एक पार्ट है सिस का। ठीक है, उसके अंडर ही काम करती हैं। रसिया की जो सीक्रेट एजेंसी है उसका नाम है SVR, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। पहले इसे KGB भी कहा जाता था क्योंकि यह KGB ऑपरेशंस करते थे। इनका पुराना नाम KGB है। ठीक है, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। जर्मनी की जो सीक्रेट एजेंसी है उसका नाम है BND, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी देशों के अपने अपने होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का क्या है, ISI है, भारत के रॉ हैं, और इस तरह से हमने कुछ और भी खुफिया एजेंसियों के नाम जाने हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर कहाँ के थे? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका हाल ही में निधन हो गया। पहले वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, फिर ठीक भी हो गए थे पूरी तरीके से, और फिर उनका निधन हो गया। 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रहे शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ। वह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। वर्ष 1995 में मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में धोखाधड़ी के आरोप के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। 1995 से 96 एक साल के लिए ही यह बने थे। कौन? शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। जम्मू कश्मीर राज्य के नए उपराज्यपाल कौन बने? देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य अब टूट करके दो
यूनियन टेरिटरी में बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश में बन चुका है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो अब इसे राज्य नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी कहा जा सकता है। ठीक है, और वही कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर उपराज्यपाल इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी राज्य में, स्टेट में जो है गवर्नर यानी कि राज्यपाल इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में ज़्यादातर पावर किसके पास रहता है? उपराज्यपाल, या ये कह सकते हैं आपकी वहाँ पर उपराज्यपाल की ही नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा, दिवेश मान, ट्विंकल सक्सेना या प्रकाश हैती। तो सही जवाब है दोस्तों मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। ये है मनोज सिन्हा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर राज्य का नया उपराज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मनोज सिन्हा को वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पहले जो है उपराज्यपाल कौन थे जम्मू कश्मीर के, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। मनोज सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही में वह रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखने भी वाली बात भी है, और ख़ास बात यह है कि आप इसे समझेंगे भी कि हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्यों इतना ज़्यादा है। तो हिरोशिमा डे जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आप सबने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी, कि अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, और इसका खामियाजा जो है जापान देश को काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ा था। यहाँ तक कि इस बम को गिराने में, तो खैर गिराने के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मरे भी थे और कई सालों तक लोग जो है बीमारी से भी ग्रस्त रहे थे। और यहाँ तक कि उसके बाद जो है कई पीढ़ियाँ तक भी कह सकते हैं कि बच्चे जो है विकलांग या फिर कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर जन्म लेते थे। तो और दुनिया इसे जो एक तरह से एंटी जो है परमाणु डे के भी नाम से कहती है कि हम जो है ऐसा दोबारा हमें नहीं करना चाहिए। तो दुनिया के लिए एक सबक भी है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, 75 साल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को गिराया था। उस बम का नाम क्या था जिसे गिराया था हिरोशिमा शहर पर? तो लिटिल बॉय। जिसके बाद जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था। और फिर 9 अगस्त को एक और बम गिराया गया था नागासाकी शहर पर। ठीक है, लिटिल बॉय परमाणु बम जो है 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 से लैस था, जिसे यूएस का B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट विमान से जापानी शहर एनोला पर गिराया गया था। ठीक है, और उसी के जो है तब से ही हिरोशिमा डे मनाया जाता है। जो नुकसान हुआ, जो सबक मिला है दुनिया को, और इसलिए मनाया जाता है ताकि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि जो नुकसान हुआ था उससे कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर को झटका लगा था। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक है, महेश कृपलानी, सुभाष जोशी, अजय त्यागी या प्रवेश ने। अजय त्यागी का जो कार्यकाल है, जो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बाजार नियामक सेबी, बाजार नियामक यानी कि शेयर मार्केट और इन सब पर नज़र रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए जो है सेबी की ये सेबी बनाया गया है।
सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाया गया है। अजय त्यागी 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने मार्च 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया था। 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन फिर से इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तेंदुपत्ता संग्राहक, ठीक है, वहाँ पर जो है किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, बिहार या राजस्थान। तो सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में जो है एक जो है बहुत सारे लोग जो है एक समुदाय आप कह सकते हैं कि जो है वो तेंदुपत्तों की जो है संग्राहक है, वो उन्हें संग्रह करते हैं। क्यों संग्रह करते हैं उन पत्तों को? क्योंकि उन पत्तों का उपयोग बीड़ी बंडल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। देखिए तेंदुपत्ता इस पत्ते को कहा जाता है और शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की। देखिए सामाजिक सुरक्षा क्यों किया जाता है? तो उसका कारण है कहीं ना कहीं इस समुदाय के लोगों को क्या होता है, इनके जीवन यापन पर जो है कठिनाई आ जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो है इस समुदाय के लोग जो है तेंदुपत्तों पर ही निर्भर करते हैं ज़्यादातर, और उन्हें जंगलों से तोड़ते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। तो इनके संग बचाने के लिए सरकार द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई है, ताकि इनके जीवन पर खतरा न मंडरा जाए, क्योंकि इनकी जीवन जो है बहुत ही गरीबी और काफ़ी बुरी हालत में पहुंच चुकी है। इस योजना के अंतर्गत बीड़ियों पर लपेटे जाने वाली पत्तियों को वनवासियों द्वारा राज्य सरकार खरीदेगी। ये वनवासी जो है ये बीड़ी वाले जो पत्ते हैं, जो मैंने कहा बीड़ी पर लपेटे जाने वाले पत्ते जो होते हैं तेंदु पत्ते, तो ये वनवासी सब इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेचते हैं। तो अभी क्या है कि एक तो बीड़ी की सेलिंग भी काफ़ी कम हो जाती है और समय के साथ इनमें बदलाव भी आता जाता है, और वनवासियों की स्थिति कहीं ना कहीं जो है आम लोगों से और भी ज़्यादा बुरी होती है। तो इसके लिए सरकार योजना लाती है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है सरकार योजना लाती है, ताकि उनका जो है घर परिवार चले और उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए सरकार से। तो इस प्रकार की योजना लाती है। इस योजना की शुरुआत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर की गई है। क्यों की गई है? महेंद्र कर्मा को नक्सलियों के खिलाफ कड़े रुख के कारण बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। वो नक्सलियों के खिलाफ जो है खड़े हुए थे महेंद्र कर्मा, और उन्हें बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और जिन्हें वर्ष 2013 को जो है बस्तर जिले के झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा मार दिया गया था, ठीक है, क्योंकि ये नक्सलियों का विरोध कर रहे थे। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है वहाँ की? 3.22 करोड़। और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो काफ़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दी जा रही है। अगर आपको लगता है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी लॉन्च की है? टाटा, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी या हुंडई। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शंस को भी छांट सकते हैं। हुंडई क्या है? कार बनाने वाली कंपनी है। मारुति सुजुकी भी कार बनाने वाली कंपनी है। टाटा क्या? टाटा एक मल्टीपल कंपनी है, ये कार भी बनाती है, आईटी कंपनी भी है इसके पास, ठीक है, और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। और टेक महिंद्रा। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप 50% ऑप्शन आपका कम हो जाता है और थोड़ा सा भी गैस करेंगे तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी याद रहेगा तो। इसका सही जवाब है वैसे दोस्तों टेक महिंद्रा आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी लॉन्च की है, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। टेक महिंद्रा ने कोविड-19 के खिलाफ कार्यबल और सामुदायिक सुरक्षा को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोरोना वायरस स्क्रीनिंग एम हेल्दी पहल लॉन्च की है।
इसमें टेक महिंद्रा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 4500 से अधिक सदस्यों के लिए 3 दिवसीय स्क्रीनिंग अभियान का आयोजन करेगा। स्क्रीनिंग का अभियान क्या मतलब होता है दोस्तों? एक ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि स्क्रीनिंग यानी कि सारी चीज़ें स्क्रीन पर होंगी, स्क्रीन पर चलेंगी, डिजिटल चलेंगी, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं स्क्रीनिंग अभियान। केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO द्वारा क्लियर भी प्राप्त है इसको, और एम हेल्दी प्लेटफॉर्म ISO 13485 2016 से प्रमाणित भी है कि हाँ आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लाइसेंस और रजिस्टर्ड है। चलिए अगले प्रश्न क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जो पॉइंट्स सारे लिख देता हूँ। इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोग जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ें लिख देता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ और सिर्फ क्वेश्चन रख रहेगा और मैं सिर्फ अपनी बातें कहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे बाद में भी देख सकते हैं। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका, रूस, जापान या चाइना? तो सही जवाब है दोस्तों, अमेरिका ने जो है मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीप यानी कि एक महाद्वीप के अंतर जो है बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से एक मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को बोइंग द्वारा निर्मित किया गया, बोइंग कंपनी द्वारा इस मिसाइल को बनाया गया है, जो कि एक लंबी दूरी की मिसाइल है। वह सिंगल एंड मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड। देखिए सिंगल एंड मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? सिंगल का मतलब आप सभी जानते हैं एक, और मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा। तो इसका एक ही है, सिंगल और मल्टीपल। अगर ये चाहे तो अगर इन्हें एक ही जगह पर टारगेट करना है तो एक जगह को उड़ा सकते हैं, या फिर अगर बहुत सारे छोटे छोटे टारगेट हैं तो इस मिसाइल में क्या होता है, एक ही मिसाइल छोड़ी जाएगी, पर ये मिसाइल कई सारे जो है वारहेड यानी कि अलग अलग उसमें फिर छोटे छोटे मिसाइल होते हैं जो अलग अलग टारगेट्स को जाकर के हिट करते हैं और उन्हें ध्वस्त करते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड, ठीक है। यानी कि मल्टीपल कई अलग अलग जगहों पर जाकर के क्या यह वार कर सकती है। 1963 से मिनटमैन अमेरिकी सेना में सर्विस दे रहा है। मिनटमैन जो है कब से चल रहा है अमेरिका में? अमेरिकी सेना में 1963 में, और यह जो है मिनटमैन 3 का जो है परीक्षण किया गया है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ की राजधानी का क्या नाम है? वाशिंगटन DC। किसने DD आसाम 24/7 चैनल लॉन्च किया है? सबसे पहले आप जानेंगे DD, इसे दूरदर्शन चैनल कहते हैं, दूरदर्शन। और आप सभी जानते हैं कि दूरदर्शन चैनल हमारा काफ़ी लोकप्रिय चैनल है। ये एक सरकारी चैनल है, भारत सरकार द्वारा यह चलाया जाता है। और दो प्रकार के चैनल हैं एक DD में, एक तो DD नेशनल है, दूरदर्शन नेशनल, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, और दूसरे हैं स्टेट, जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और वो क्षेत्रीय भाषा में होते हैं, ठीक है। और कई जो है अलग अलग भाषा में भी होते हैं और अपने अपने राज्य द्वारा भी चलाए जाते हैं, ठीक है। तो DD आसाम ने भी इसे लॉन्च किया है, अपने राज्य स्तरीय लॉन्च किया है, और 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन ये चैनल चलता है, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या स्मृति ईरानी? तो सही जवाब है दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने इसे लॉन्च किया है। प्रकाश जावड़ेकर कौन है और उन्होंने क्यों लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, और इसी के अंतर्गत जो है दूरदर्शन चैनल आती है, इसलिए प्रकाश जावड़ेकर ही करेंगे। दूरदर्शन आसाम में 24/7 चैनल की शुरुआत की है। उन्होंने आसाम राज्य के लोगों को उपहार स्वरूप यह चैनल प्रदान किया है। इस दूरदर्शन चैनल को दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी के महानिदेशक मयंक अग्रवाल असम के लोगों के लिए 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन मुहैया करवाएंगे। इसी के साथ असम राज्य ने अपना खुद का दूरदर्शन चैनल स्थापित कर लिया है। उन्होंने असम राज्य से मानव गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की है।
चलिए अगला सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखेंगे। आज का ये मैं कहूँगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य की सरकार ने जो है परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की है? परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो सही जवाब है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जो है परिवार पहचान पत्र PPP सेवा लॉन्च की है। परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में परिवार पहचान पत्र सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत PPP को अब मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के साथ जोड़ा जाएगा और अगले 3 महीनों के भीतर ही परिवार पहचान पत्र भी मुहैया कराए जाएंगे। इस परिवार पहचान पत्र में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को जोड़ा जाएगा। यानी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको इससे पहले क्या होता था, अगर किसी को महिला पेंशन योजना चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना चाहिए, या भत्ता योजना चाहिए, या दिव्यांगजन है, तो हर बार जो है आपको उतनी बार ऑफिस के चक्कर लगाने होते थे, उतनी बार आवेदन देना होता था। लेकिन इस योजना के तहत इन सभी चीज़ों से क्या होगा, निजात पाया जाएगा और इन सभी योजनाओं को एक ही योजना में कर दिया गया। तो जब आपके पूरे परिवार की पहचान रहेगी सरकार के डेटाबेस में, सरकार के रजिस्टर में, तो क्या होगा, आपको एक ही साथ सारी सुविधाएं मिल जाएगी और आपको भी परेशानी कम होगी और सरकार को भी परेशानी इससे कम होगी। तो सरकार का यह बहुत ही अच्छा पहल है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की जनसंख्या 2.54 करोड़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपने हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।